IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। ये क्लास 11 एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के 1990 तक कैसी थी। इस दौरान भारत में किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ, क्या समस्याएं थीं, सबके बारे में डिटेल बताया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के क्या उद्देश्य थे, वो कैसे उनकी पूर्ति हुई, सबके बारे में यहाँ बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। 1950 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, पंचवर्षीय योजनाओं ने कैसे उसमें काम किया है और कौन कौन सी समस्याएं थी, सबके बारे में यहाँ पर बताया गया है, लिखा भी है। हमें क्या पढ़ना है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या थे, ये जानना है हमें। 1950 से 90 तक विभिन्न क्षेत्रों को जैसे कृषि उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियां कौन कौन सी थी, इसे हमें समझना है। और यह नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों और सीमाओं का विवेचन कैसे करेंगे, ये भी हमें इसमें जानना है। ठीक है, आगे लिखा है पहली पंचवर्षीय योजना में के बारे में क्या कहा गया था कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और जो है वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये पहली पंचवर्षीय योजना का यही जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, एक तरह से थीम कह सकते हैं। पहले आते हैं परिचय की बात कर लेते हैं। तो लिखा है 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों में हमें यह भी देखना था कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वह भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखानों सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब जो समाजवादी विचारधारा होती है, समाजवादी विचारधारा में जो संपत्ति होती है उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है, जैसे वो नहीं चाहते थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। तो हमने जो नेहरू के समाजवाद को मानते थे और उन्होंने माना, वो सोवियत संघ के समाजवाद से बिल्कुल क्या था, अलग था, और वो लोकतांत्रिक समाजवाद था। ठीक है, नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर के नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवादी व्यवस्था के किसी विकल्प की खोज की। तो इसीलिए समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों के जो है मिश्रण को अपनाया गया। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद के सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अलावा भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। ऐसा जो है हमारे समाजवाद को अपनाया गया इसमें। ठीक है, तो हमारा जो समाजवाद है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आगे यहाँ इसको पूरा करते हैं। लिखा है आगे, सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। तो हमारे यहाँ से इसी समय से पंचवर्षीय योजनाएं क्या शुरू हो गई, और पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन या उसको बनाने का काम योजना आयोग के जिम्मे सौंप दिया गया। यहाँ हम कुछ चीज़ें बॉक्स में पहले उसको पढ़ लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। लिखा है प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाओं
सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं। उत्पादन इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें या पूंजी का। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। इन सब के क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो लिखा है इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर जो तो मांग और पूर्ति का बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। तो बाजार शक्तियों पर मांग और पूर्ति के द्वारा ही बाजार चलते हैं, क्योंकि वहाँ डिमांड होती है और वहाँ पे सप्लाई होती है बाजारों में। बाजार अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं। तो जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। याद रखना, पूंजीवादी व्यवस्था में उन्हीं चीज़ों का उत्पादन होता है जिसकी मांग बाजार में होती है, उसके अलावा कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसमें वही वस्तु उत्पादित की जाती है जिन्हें देश के घरेलू और विदेशी बाजारों में संभाल कर बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, और साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन होगा। ठीक है, तो जिसकी डिमांड होगी उसी का उत्पादन पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। आगे लिखा, यदि कारों की मांग है तो कारों का, और साइकिल की मांग है तो साइकिल का। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता है। तो जिनकी आवश्यकता हो उस आधार पर नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा उन्हीं को पूंजीवादी व्यवस्थाओं की चीज़ें मिलेंगी। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वह किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्रय शक्ति को देखा जाता है कि उनके पास कितनी पावर है, पैसा जो है वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदने की। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु उनकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो गरीबों के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, शोषण ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसा उनके पास ज़्यादा होता नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्तियों के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिलता, इसलिए केवल पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। अब बात करें समाजवादी व्यवस्था की। लिखा है, समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है जो ऊपर पूछा गया है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो वस्तुओं का उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए, यह निर्णय कौन लेता है, सरकार लेती है। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सरकार की यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत यह माना जाता है कि समाज में वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होता है। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराता है। तो समाजवादी व्यवस्था में निःशुल्क सेवाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, जबकि ऐसा पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं होता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। तो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था या निजी संपत्ति इसमें नहीं होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत के द्वारा ही निर्देशित होती हैं, तो इसलिए समाजवादी व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार और बाजार, मतलब समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो और किस प्रकार वितरण किया जाए। तो इसके दोनों होना जरूरी है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को सुलभ कराती है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमने क्या अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपना लिया। ठीक है, क्योंकि समाजवादी और पूंजी अलग अगर हम करते तो वो व्यवस्था हमारे लिए अच्छी नहीं थी। अब बात करेंगे योजना क्या है। तो योजना याद रखना, योजना अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई जाती है। तो लिखा है, योजना जो है इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो योजना का यही प्लान होता है कि संसाधनों का यूज कैसे किया जाए। बिना योजना बनाए कोई चीज़ हम कर ही नहीं सकते हैं, और बिना योजना बनाए हम पढ़ाई भी नहीं हो सकती है ना, मेरी या आपकी। ठीक है, लिखा है, देश के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं
जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त किया करना होता है। तो याद रखना, हर देश के क्या होते हैं, कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिसको दूर करना जरूरी है, प्राप्त करना जरूरी है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं और उन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, इस कहाँ से लिया गया है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया था, अपितु उसमें आगामी 30 वर्षों से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को जो है परिवेक्षात्मक योजना कहते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो है परिक्षेत्रात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें वही बताया गया है कि कैसे योजना बनाई जाती है और कैसे उसको दूर करने का चीज़ों को प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या थे। तो लिखा है, किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। मतलब हम कोई भी योजना बनाएं तो उसके स्पष्ट क्या हो, लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये 4 शब्द थे जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य माने गए हैं। तो उसमें समृद्धि मतलब वृद्धि करना होता था, आधुनिकीकरण को अपनाया जाता था, नई नई तकनीकों को, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास होता था और सब में समानता लाने की बात की जाती थी। ठीक है, लिखा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। ऐसा नहीं था कि एक ही योजना में सबको महत्व दे दिया जाए, चारों योजनाओं को अलग अलग योजनाओं में किया गया। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता था जिसको प्राथमिकता दी जाती थी। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता था कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध न हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला था समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या है, लिखा है, इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार और उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थव्यवस्था की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना। कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आर्थिक समृद्धि का सूचक क्या होता है, तो याद रखना जो है जीडीपी होता है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद जगह में वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि हो रही है, समृद्धि हो रही है। आगे लिखा है, जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग जानते भी होंगे। आपने यह अवधारणा जो है क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। ठीक है, तो अगर केक के आकार में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, हम समृद्धि कहेंगे। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। तभी हम सबके जो है उपभोग की चीज़ों को हम क्या कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे। इसलिए समृद्धि बहुत जरूरी है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। तो इसे हम प्राथमिक क्रिया, इसे द्वितीयक क्रिया, इसे हम तृतीय क्रिया करते हैं। इसी द्वारा जो है हमारे देश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादन होता है। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है और कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ देशों में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। तो पहले हमारे देश में कृषि का योगदान ज़्यादा था, आज सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% है। ठीक है, क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, फिर हम लोग नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है सेवा क्षेत्र क्या होता है। सेवा क्षेत्र थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, देश के विकास के साथ साथ इसमें संरचनात्मक परिवर्तन आया है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है। ठीक है, धीरे धीरे जीडीपी में क्या हो रहा है, कृषि का अंश कम हो गया और सेवा क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो गया।
और उद्योगों का अंश प्रदान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे सेवा क्षेत्र का विस्तार क्या होगा, ज़्यादा होगा। भारत में जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है कि जीडीपी का कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ करके 40% हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। क्या कृषि और उद्योग दोनों से अधिक था? ऐसी स्थिति तो प्रायः विकसित देशों में ही पाई जाती है। तो हमारे देश में भी सेवा क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश में वृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश की वैश्वीकरण प्रारंभ हो गया। तो आज हमारी दुनिया के साथ हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ गई है, तो हमारा सेवा क्षेत्र क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम आधुनिकीकरण की बात कर लेते हैं। लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीकी अपनानी पड़ती है। अगर हम नई तकनीक नहीं अपनाएंगे तो हम आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री जो है नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही क्या है, आधुनिकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो नई नई जब हम तकनीक अपनाते हैं तो हम नए आधुनिकीकरण की ओर क्या है, बढ़ जाते हैं। आधुनिकीकरण केवल नवीन तकनीकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश समृद्ध होता है। अब हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता क्या है। तो आत्मनिर्भरता मतलब ये होता है कि हम हर चीज़ में सक्षम हों और हम किसी चीज़ में आयात ना करें। ठीक है, क्योंकि आयात करेंगे तो हमारे देश की मुद्रा का ज़्यादा ह्रास होगा। तो हमें हर चीज़ में क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो लिखा है, कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपनाने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। तो हमारे देश की 7 पंचवर्षीय योजनाएं ऐसी थी जिसमें आत्मनिर्भरता विशेष रूप से शामिल थी। इसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश भर में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्ति हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे समानता की। तो केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी का प्रयोग होने के बाद ही अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा स्वास्थ्य मतलब आवास, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताओं को भी कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों के पास संपत्ति बिल्कुल नहीं है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों को प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दे के बारे में आप जो है अगले अध्याय में हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है महालनोबिस के बारे में। भारतीय योजनाओं के निर्माता थे, इनके बारे में बताया गया है। तो लिखा है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा। इनमें जो है सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समांतर विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी यही था, मोहनलबीस मॉडल। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए। यह योजना मोहनलबीस के विचारों पर आधारित थी। इस संदर्भ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। मोहनलबीस का जन्म 1893 में कोलकाता में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रेसिडेंस कॉलेज जो है कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। और उन्होंने जो इंग्लैंड से जो है इसकी पढ़ाई की थी। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया उनके बारे में कि उन्होंने जो है किस तरह से अपने जो है बल पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लाभकारी बनाया है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो लिखा है आगे उन्होंने लिखा है कि सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। मोहनलबीस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकी विदों के लिए जो है परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है, ठीक है। आज भी जो है ISI तथा सांख्य दोनों द्वारा ही समस्त विश्व में सांख्यविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मोहनलबीस ने भारत की आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। मोहनलबीस द्वारा आमंत्रित किए गए शास्त्रियों में वे लोग थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटोलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे या उनकी जो महान विद्वता का घोतक है तो ये अपने विरोधियों को आलोचक को भी सुनना चाहते थे कि उससे क्या कुछ नया निकल के आ सकता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। लिखा है आज अनेक अर्थशास्त्री मोहनलबीस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यिकी सिद्धांत में उनके योगदान के लाभ उठाते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कृषि की। तो लिखा है आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन काल में मतलब ब्रिटिश शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही जो है समता रह गई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा और उन्होंने भू सुधारों और उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में क्रांति का जो है क्या किया, संचार किया। तो जब हमारे देश की पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो पहली पंचवर्षीय योजना का विषय भी क्या रखा गया था, कृषि। तो सबसे पहले क्या किया गया, भूमि सुधार किया गया। और हमारे पहला जो संविधान संशोधन हमारे देश का हुआ था वो पहला यही हुआ था कि भूमि सुधार ही किया गया पहला, ठीक है। और जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के अंतर्गत। तो पहला संविधान संशोधन हमारा 1991 में किया गया था और सबसे पहले हमारे देश में भूमि सुधार ही किया गया, ठीक है। लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे और भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। तो भूमि सुधार जब तक नहीं करेंगे तब तक कृषि में समानता नहीं आ सकती है, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। जोतों के स्वामित्व मतलब यह हुआ कि किसी के पास जमीन बहुत ज़्यादा थी तो किसी के पास कम जमीन थी, तो जिसके पास ज़्यादा जमीन थी उनसे लेकर के कम जमीन वाले को देना। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन और जो है वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने के कदम उठाए गए और पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त जो है पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दूसरी नीति अपनाई गई। तो इसको कहते हैं लैंड सीलिंग कहते हैं। इसमें भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास 12 बीघे से अधिक जमीन नहीं रहेगी, तो इसको कहते हैं लैंड सीलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरी भूमि सुधार की नीति थी। इसका अर्थ क्या है, तो लिखा है इसका अर्थ जो है जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। तो हम सीलिंग कर देंगे और अधिकतम सीमा का क्या कर दिया, हमने निर्धारण कर दिया। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू
स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी उनसे लेना था। आगे लिखा है बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों मतलब किसानों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वो जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्ति हो गई। तो उनको मुक्ति मिल गई जब हमारे यहाँ संविधान संशोधन किया गया और लोगों को जमीनें दी गई। भूस्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित मिला मतलब उन्हें प्रोत्साहन मिला। अब हम लोग बात करेंगे कृषि की। तो लिखा है आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन काल में मतलब ब्रिटिश शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही जो है समता रह गई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा और उन्होंने भू सुधारों और उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में क्रांति का जो है क्या किया, संचार किया। तो जब हमारे देश की पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो पहली पंचवर्षीय योजना का विषय भी क्या रखा गया था, कृषि। तो सबसे पहले क्या किया गया, भूमि सुधार किया गया। और हमारे पहला जो संविधान संशोधन हमारे देश का हुआ था वो पहला यही हुआ था कि भूमि सुधार ही किया गया पहला, ठीक है। और जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के अंतर्गत। तो पहला संविधान संशोधन हमारा 1991 में किया गया था और सबसे पहले हमारे देश में भूमि सुधार ही किया गया, ठीक है। तो लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे और भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। तो भूमि सुधार जब तक नहीं करेंगे तब तक कृषि में समानता नहीं आ सकती है, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। जोतों के स्वामित्व मतलब यह हुआ कि किसी के पास जमीन बहुत ज़्यादा थी तो किसी के पास कम जमीन थी, तो जिसके पास ज़्यादा जमीन थी उनसे लेकर के कम जमीन वाले को देना। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन और जो है वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने के कदम उठाए गए और पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त जो है पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दूसरी नीति अपनाई गई। तो इसको कहते हैं लैंड सीलिंग कहते हैं। इसमें भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास 12 बीघे से अधिक जमीन नहीं रहेगी, तो इसको कहते हैं लैंड सीलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरी भूमि सुधार की नीति थी। इसका अर्थ क्या है, तो लिखा है इसका अर्थ जो है जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। तो हम सीलिंग कर देंगे और अधिकतम सीमा का क्या कर दिया, हमने निर्धारण कर दिया। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उनसे लेना था। आगे लिखा है बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों मतलब किसानों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वो जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्ति हो गई। तो उनको मुक्ति मिल गई जब हमारे यहाँ संविधान संशोधन किया गया और लोगों को जमीनें दी गई। भूस्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित मिला मतलब उन्हें प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ति प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि बिचौलियों का अंत बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंड पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी जिन्हें वास्तविक कृषक होने का दावा किया गया था, कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी जो है निर्धनतम जो है कृषि श्रमिकों जिसे बटाई या भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं मिला। मतलब कानून की इतनी कमजोर लचल व्यवस्था थी कि जमीन तो दे दी गई लेकिन वो जमीन पर कब्जा नहीं प्राप्त कर पाए और जमींदारों से वो लड़ नहीं पाए जो छोटे किसान थे। तो इसलिए कानून जो है भूमि सुधार ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण उसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम करा करके कानून से बच गए। तो जो लैंड सीलिंग का प्रोग्राम था उसमें यही किया गया था कि 12 बीघा अधिक जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। तो उन्होंने इसको चुनौती दिया कोर्ट में, और जब तक कोर्ट में देरी हो गई तब तक उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन को अपने सगी संबंधियों को लिख दिया, जिससे जमीन कम हो गई उनके पास और उनकी जमीन उनसे बच गई। कानून में भी देरी अनेक कमियां थी।
जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भूमि सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। तो केरल में और पश्चिम बंगाल में सफलता मिली, लेकिन और जगह सफलता नहीं मिल पाई। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी। अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। तो आज भी बहुत सारे देशों में, मतलब राज्यों में, यह असमानता देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति के द्वारा हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। जहाँ खाद्य का आयात होता था, अब हम खाद्य का निर्यात करने लगे, भोजन का, खाद्य पदार्थ का। और जो है हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा उपाय किया और हरित क्रांति में गेहूँ और चावल की फसल को चुना गया था। तो उसी के बारे में लिखा है स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी। 75% लोग निर्भर थे कृषि पर, लेकिन कृषि में उत्पादकता क्या थी? कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। तो किसानी में हल और बैल से जो है खेती करते थे तो उतना उत्पादन होता नहीं था। और अधिसंख्य किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था होती नहीं थी। जब मानसून आता था तभी जो है लोगों को पानी खेतों में मिलता था। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। तो जो बड़े किसान थे उन्हीं के पास सिंचाई सुविधा थी। तो हरित क्रांति जो है ये उत्पादन कैसे होगा? तो हरित जब क्रांति लाई गई तो पहले सिंचाई सुविधा की व्यवस्था की गई, खाद की व्यवस्था की गई, अच्छे बीजों की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे लिखा है जो है औपनिवेशिक भारत का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से था। तो यहाँ पे हरित क्रांति में क्या किया गया? ऐसी बीज को आविष्कार किया गया जिससे अधिक उत्पादन हो सके। विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि से इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों और निश्चित जल आपूर्ति की व्यवस्था आवश्यकता थी, और ये सब काम करना पड़ा। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। मतलब अगर हम सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करते हैं, हमें अच्छी खाद चाहिए, आधा उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। तो इसलिए सरकार ने कृषि ऋण देना शुरू किया। ठीक है, लिखा है अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 60 के दशक में कि मध्य से 70 के दशक के मध्य तक जो है बीजों का, इसे कहते हैं हम हाइब्रिड बीज कहते हैं, का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध वाले राज्यों तक सीमित रहा। इसके अतिरिक्त जो है हाइब्रिड बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदावार करने वाले क्षेत्रों को ही मिला। तो गेहूं की पैदावार का क्षेत्र किसे चुना गया था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ ज़्यादा लाभ मिला। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में कब शुरू हुआ? 1970 के दशक से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक में जो है हाइब्रिड बीजों की तकनीक का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। तो द्वितीय चरण में और राज्यों को सफलता मिली। इस प्रकार हरित क्रांति तकनीकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त हुआ। आज भारत क्या हो गया? हरित क्रांति के बलबूते आत्मनिर्भर हो गया है, और आज हम 60 से अधिक देशों को निर्यात भी करते हैं और 80 करोड़ परिवारों को आज हम भोजन फ्री में खिला रहे हैं, मतलब खाद्य पदार्थ फ्री में दे रहे हैं। कहीं न कहीं हरित क्रांति का ये परिणाम है। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीजों को फसल को बेचा जाए तो फर्क पड़ेगा। दूसरी ओर किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपरीत अधिशेष कहलाता है। तो जितना हम किस पैदावार करते हैं, जो हम बाजार में बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिशेष उत्पादन भी कहा जाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की व अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का
भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष में कमी के लाभ मिले। तो बहुत सारे किसानों को भी क्या हुआ और निम्न वर्ग के लोगों को इससे लाभ मिला। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी। आज हमारे यहाँ जो खाद्य के बड़े बड़े भंडार हैं वो इसी वजह से बन पाए हैं, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता है। आगे लिखा है सहायकी पर बहस, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी को हिंदी में सहायकी कहते हैं। तो लिखा है आजकल किसी क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी मतलब आर्थिक सब्सिडी का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्य छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई जो है हाइब्रिड तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो नई तकनीक है, अगर नई तकनीक किसानों को अपनाना होगा, खासकर गरीब किसानों को, तो सरकार को सब्सिडी देने की जरूरत है। किसान प्रायः किसी भी जो है नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी आवश्यक है। तो याद रखना, अगर सहायकी मतलब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो उसकी परख नहीं हो पाएगी नई तकनीक की। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने पर और उसके व्यापक प्रचलन के बाद जो है सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। तो सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त कर दिया जब लोगों को इसका लाभ मिल जाए। आगे लिखा है क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, और सब्सिडी इसलिए दी जाती है क्योंकि तकनीक अगर उसको आविष्कार मतलब वो प्रयोग कर लेता है तो इसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कुछ लोग चाहते नहीं ये लगातार होता रहे, इसलिए इसकी बहस होती है। यही नहीं, यद्यपि जो सब्सिडी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सब्सिडी का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योग और अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही मिलता है। तो जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है वो छोटे किसानों को दी जाती थी, लेकिन उसका लाभ बड़े किसान उठा लेते हैं। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सब्सिडी जारी मतलब रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे जो है लक्षित समूह को लाभ नहीं मिलता है। तो लक्षित समूह वो है जो छोटे किसान जिनको आवश्यक है उनको नहीं मिल रहा है और बिचौलिया उसको खा ले रहे हैं, और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सब्सिडी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सब्सिडी को समाप्त करने से वह अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और गरीब हो जाएंगे। इसलिए सब्सिडी पे बहुत बहस होती है किसी क्षेत्र में। सब्सिडी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी और समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सब्सिडी बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सब्सिडी समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना जिससे कि केवल निर्धन किसानों को ही इसका लाभ मिल सके। तो हमें समाप्त करना विकल्प नहीं है, हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो केवल छोटे किसानों को सब्सिडी मिले और बड़े किसानों को ना मिले, और ऐसे लोगों को ना मिले जो इसका लाभ नहीं मतलब उनको जरूरत नहीं है। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि हरित क्रांति के कारण यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। तो जहां 75% थी 1951 में, वहीं 90 में कितनी हो गई 65%, ज़्यादा अंतर नहीं आया। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे जैसे कृषि का क्षेत्र वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बढ़ता है वैसे कृषि में जो है निर्भरता जो है जीडीपी में कम हो जाती है और सेवा क्षेत्र बढ़ जाता है। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जो है जीडीपी में कृषि के अंशदान में भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भरता जनसंख्या के अनुपात में उतना कम नहीं हो पाई जितना कम होना चाहिए था। तो 50 में 67% थे और 90 में घट करके केवल 64% रह गए। तो याद रखना कृषि का योगदान तो जीडीपी में कम हो गया, लेकिन निर्भरता कम नहीं हो पाई। कृषि पर अभी भी निर्भरता लोगों की क्या है, बनी हुई है। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव नहीं थी। फिर भी इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि
उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाया, क्योंकि उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में पढ़े लिखों की जरूरत है, जबकि कृषि में पढ़े लिखों की जरूरत तो है नहीं, वहाँ तो श्रम चाहिए। इसलिए लोगों को जो है यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया, तो वो कृषि पर निर्भर रह गए, क्योंकि उसमें हमारे देश की साक्षरता भी अच्छी नहीं थी। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कुछ विफलता थी, कहीं ना कहीं हमारे कानून और हमारे जो नियम थे उसमें जो है पॉलिसी में गड़बड़ी थी। अब आते हैं उद्योग और व्यापार क्या था। तो अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उसमें अच्छे जो है औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं। जब उद्योग अच्छा होता है तभी कोई देश प्रगति कर सकता है। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। इसमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा और इस्पात उद्योग था, ठीक है, सुप्रबंधित थे। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो हमें औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी, जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो सके, ठीक है। तो जितनी विविधता होगी उतना ज़्यादा विकास क्या होगा, होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक कैसे औद्योगिक विकास करते हैं, अब इस पे देख लेते हैं। लिखा है हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। मतलब औद्योगिक विकास में सरकार की क्या भूमिका हो और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा उद्योगपतियों के पास नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था, क्योंकि मार्केट भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। तो जब बाजार नहीं होता तो पूंजीपति पैसा नहीं लगाते हैं। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसलिए बड़े उद्योग लगाए गए और औद्योगिक उद्देश्य भी था किसका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विषय भी था औद्योगिक विकास। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो याद रखना, ऐसे उद्योगों पर सरकार ने नियंत्रण रखा जो है अर्थव्यवस्था के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। यही निर्णय लेकर के हमारे देश में औद्योगिक विकास शुरू किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। तो हमारे यहाँ औद्योगिक नीति का प्रस्तावित की गई 1956 में। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विषय भी क्या था, औद्योगिक विकास था। तो औद्योगिक योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। समाजवादी मतलब ये हो गया कि सारा जो है उद्योग कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ मिलकर के काम करेगा निश्चित रूप से, परंतु जिसमें नई इकाइयों की शुरुआत करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। और तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो एक उद्योग था सार्वजनिक के, एक था निजी, एक था दोनों के लिए, ठीक है। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। तो लाइसेंस पद्धति अपनाई गई थी जिससे कुछ उद्योग ही चला सकते हैं, बाकी उद्योग नहीं चला सकते और लाइसेंस लेना पड़ेगा। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इसीलिए जो है पूंजीपति ज़्यादा हमारे यहाँ पैसा नहीं लगाते थे। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यद्यपि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए
तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ कुछ रियायतें मिली जो है कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली की दी जाती थी। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना भी था। ठीक है, तो कुछ रियायतें भी पूंजीपतियों को दी गई। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने का विविध प्रकार से उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसका अर्थ यह है कि सुनिश्चित करता है कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता है जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती है कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है, तभी लाइसेंस दिया जाता था, नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ, औद्योगिक लघु उद्योग नीति अपनाई गई 1955 में। तो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे कार्बे समिति भी कहा जाता है, याद रखना, जो लघु उद्योग समिति उसे कार्बे समिति कहते हैं, क्योंकि कार्बे ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। तो अगर ग्रामीण विकास करना है तो हमें गांव में लघु उद्योगों का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, तभी जो है ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के दिए जाने के वाले अधिकतम निवेश के साथ संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता है जो 5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश करती है, तो उसे लघु इकाई कहा गया। इस प्रकार 1 करोड़ रुपए तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है ऐसे क्षेत्रों में। ठीक है, आगे लिखा है, ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं क्योंकि यहाँ श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, अर्थात उसमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, अतः वह अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार अधिक मिलता है। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बड़े बड़े उद्योग उनसे बहुत आगे होते हैं। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों को विकास के लिए बड़ी फर्मों से जो है उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिससे लघु उद्योगों में ही उत्पादन होगा और वो बड़े उद्योगों में उत्पादन नहीं होगा। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं, उन्हें अन्य रियायतों भी दी गई, जैसे कम उत्पादन शुल्क और कम ब्याज दरों वाला बैंक ऋण दिया गया। तो अगर हम ऐसे छूट देंगे, कम पैसा लेंगे, कम कर लेंगे और बैंक में ब्याज दर भी ज़्यादा न लें, तो उससे क्या होगा, लघु उद्योगों का विकास तेजी से होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत की औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% था, तो 13% का योगदान था औद्योगिक क्षेत्र का, जो बढ़कर 1990-91 में 24% हो गया। ठीक है, जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय थी और वार्षिक 6% वृद्धि हो रही थी। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पर्सन तक ही सीमित नहीं थे, मतलब पहले तो सूती और पर्सन उद्योग उत्पादन होता था, लेकिन अब उससे आगे बढ़ गया। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गए और लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को जो है और लाभ प्राप्त हुआ जिनके पास जो है व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देसी उद्योगों का विकास हुआ जिसका विकास अन्यथा संभव नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की, क्योंकि ये बहुत धीमा काम करते थे और इनमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा था। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों के कुछ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन अब जो है जिस पर एकाधिकार बना रह सकता है जारी रखा कि कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए। जैसे दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया गया, जो इसका दूसरा प्रमुख उदाहरण है। तो दूरसंचार को किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। आप देखो सबके घरों में 3-3 4-4 मोबाइल पहुंच गया है। ठीक है, इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं।
1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण जो है व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो लंबे समय तक टेलीफोन की प्रतीक्षा 1990 के दशक में क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि सरकार के पास एक कंपनी थी, तो सरकार आराम से काम करती थी। ठीक है, इसके अलावा क्या था? इसका दूसरा उदाहरण था जो है मॉडर्न ब्रेड की स्थापना, जो जो है विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता है, 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। तो जो ब्रेड बनाने वाली काम था वो भी सरकार करती थी, तो ब्रेड भी खराब बनता था, तो उसको भी निजी क्षेत्र को दे दिया गया, तो लाभ ज़्यादा हुआ। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने का 4 दशक बाद भी इन क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है, ठीक है। दूसरा, निजी क्षेत्र की क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सार्वजनिक क्षेत्र की सरकार जिम्मेदारी है, प्राइवेट काम नहीं कर सकता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है। तो आज देखो, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, सारे होटल किसके होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के। तो ये व्यवस्था किसको दे दी गई? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए देखा होगा होटल में इन सब में ज़्यादा सरकार हिस्सेदारी नहीं करती, क्योंकि ये काम प्राइवेट अच्छे से करते हैं, सुविधाएं अच्छे देते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकते। तो जो काम निजी क्षेत्र का नहीं है उसको सरकार को करना चाहिए, और जो काम निजी क्षेत्र कर सके वहाँ सरकार को नहीं करना चाहिए। ये कुछ अर्थशास्त्रियों ने सलाह दिया। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाना था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा, क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। तो इसलिए देखा होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी वो घाटे में थी, फिर भी वो चल रही थी, क्योंकि सरकार उस कंपनी को बंद करना नहीं चाहती थी। भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का जो है निकास होता रहे, मतलब घाटा भी होता रहे, लेकिन फिर भी कंपनियां बंद नहीं करते थे। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही है। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों, मूलतः निजी फर्मों, जो हानि के कारण बंद होने को भी होती हैं, उनको बेच दिया जाता है। किसको? प्राइवेट को। तो इससे वो लाभ कमाते हैं। उनके बाद कामगारों को नौकरियों की सुरक्षा के लिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। ठीक है, कि आगे लिखा है, किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति और कई फर्म शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस लेते थे। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं थी। तो हमारे यहाँ लाइसेंस व्यवस्था थी जिससे बहुत सारे उद्योग काम नहीं कर पाए। तो उदारीकरण में इसी लाइसेंस को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी करने में व्यतीत रहे। लॉबी करते थे और घूस देते थे और लाइसेंस प्राप्त करने के चक्कर में रहते थे, जबकि उत्पादन नहीं करते थे। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जाती है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा। अब विदेशी कंपनियां ज़्यादा लाभ कमा रही हैं और हमारे देश में विदेशी कंपनियां लाइसेंस प्राप्त करने के चक्कर में फंसी हुई हैं। तो हमारे देश की कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कैसे टिक पाएंगी? ठीक है, आगे लिखा है, जब यह सिद्ध हो चुका है कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा, आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। ठीक है, उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उसके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वो घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं, तब वो उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों नहीं सोचते हैं? ठीक है, ये प्राइवेट कंपनियों को कहा गया। आयातों की प्रतिस्पर्धा से हमारे उत्पादों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य कर दिया। अब आयातित वस्तुएं बहुत अच्छी आती थी और हमारी वहाँ की वस्तुएं घटिया होती थी, तो हमें भी यह महसूस हुआ, हमारे देश के उद्योगपतियों को, कि हमें भी अच्छी वस्तुओं को बनाना चाहिए। आगे लिखा है, कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, सबकी सेवा करना है, कल्याण करना है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। ये कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब लाभ के आधार पर नहीं, जनता के कल्याण के आधार पर करना चाहिए कि वो जनता को कितना कल्याण पहुंचाया।
उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक कि धनी राष्ट्र ऐसा करते रहें। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं से सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ किया। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ उदारीकरण, निजीकरण और जो है ये सबको अपनाया गया, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। लिखा है निष्कर्ष, लिखा है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारों प्रथा का क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। ठीक है, तो निष्कर्ष में इसको समझ सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन में से असंतुष्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि हर काम सरकार करे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया। इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिल पाई। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थीं। उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में हमें विफल रहे। हम ज़्यादा निर्यात करने के बारे में नहीं सोच पाए। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया गया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है ये भी देख लेते हैं। लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित थीं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल कहते हैं। सभी आर्थिक योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई थी। तो जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं वो योजनाओं के माध्यम से बनी, योजना आयोग के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसे हम मेंस में लिख भी सकते हैं। आगे लिखा है कृषि क्षेत्र में मुख्य नीति पहल थी भूमि सुधार और हरित क्रांति। तो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से यही सुधार किया गया, एक तो भूमि सुधार किया गया और एक हरित क्रांति लाई गई। इन पहलों से भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली। कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ जैसा कि आशा थी। औद्योगिक क्षेत्र की नीतिगत आयात स्थानापन्न पहलों से सकल घरेलू उत्पादन के लिए इसके योगदान में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य पद्धति कुशल नहीं थी। यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता था क्योंकि यह घाटे की उन्मुख थी। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नुकसान उठाएंगी तो देश की संपत्ति क्या होगी, नुकसान होगा। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया। इसका क्वेश्चन मैं अलग से आपको कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।